हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 10 लेकर आए हैं। पार्ट 9 तक हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, जाके वहाँ पर देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, करना भी चाहिए। आप सब कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाइए, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाइए। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी 500 प्लस क्वेश्चन आंसर सिर्फ घटना सार का ही जो नया आया है इसको करवा दिया है, और ऑनलाइन वन लाइनर भी आपका 500 प्लस क्वेश्चन करवा दिया है। जाके अब यहाँ पर जब करिएगा तो जाकर वहाँ पर आप विजिट करके जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करके वहाँ पर जाइए, सॉल्व करिए। तो आज हम क्या लाए हैं, आज हमने थोड़ा सा चेंज किया है। जो भी कुछ आपका न्यूज है उस न्यूज को हमने एक मैप के भी थ्रू उसमें बीच बीच में हमने फिगर भी डाल दिया है, ताकि आपको पता चल पाए उसके बारे में। जैसे यहाँ पर फिगर डाल दिया गया है ये घोल मछली से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा से यहाँ पर ये डाल दिया है कि ये आप ऐसे ही ये बाराकूड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका बैकथॉर्न ये जो फ्रूट है, ऐसे हर जगह पे आपका फिगर पड़ा है। तो ये पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पढ़ने का आपका सबसे फ़ायदा ये होगा, जैसे वहाँ पर मैं ये पूछूंगा, मान लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन आंसर में दिया कि गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया, तो मैं वहाँ पर एक चीज़ बता दूंगा कि घोल मछली। अब यहाँ पर मैं वही चीज़ कई बार पढ़ूंगा कि घोल मछली भारत में पाई जाती है, और इसके बाद पूछूंगा यह मछली समुद्री इलाकों में पाई जाती है। घोल मछली का उपयोग, तो घोल में 5 बार बोलूँगा तो आपको वो 5 बार तो रटेगा ही ना। तो इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा है। जो भी फ़ायदा लगे आप कर सकते हैं। वहाँ भी हम करवा चुके हैं क्वेश्चन आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, और यहाँ पर पूरा डिटेल में चलता है। ठीक है, तो चलिए आज आपका ज़्यादा समय लिया हूँ तो प्लीज़ सॉरी। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा, गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। ठीक है, तो ये देखिए गुजरात सरकार ने किस मछली को, घोल मछली को, यही पूछ सकता है किस मछली को, घोल मछली को राज्य मछली के रूप में घोषित किया। अब देखिए यहाँ लिखा गया अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है कि वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ, तो आप क्या बताएंगे, अहमदाबाद में हुआ। के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 नवंबर 2023 को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। ठीक है, तो याद रखिएगा घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया। अब देखिए घोल मछली के बारे में देख लेते हैं। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। ठीक है, तो कौन मछली, घोल मछली। सुनहरे रंग के वाली यह मछली का वैज्ञानिक नाम, मतलब इस वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, प्रोटोनोविया डायकैंथम। याद रखिएगा प्रोटोनोविया डायकैंथम है। इसे सोने के दिल वाली मछली भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये है, देखिए सी गोल्ड, इसको सी गोल्ड कहा जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एज इट इज रिच इन कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन मतलब जो कोलेजन कहाँ, मतलब आपके जो त्वचा में पाया जाता है ना। दिस फिश, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, या देखिए यही है आपका घोल मछली। दिस फिश इज आल्सो यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग डिजॉल्व सिटीज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस में यूज होता है, आपका दवाइयाँ बनाने में यूज होता है। ठीक है, और ये आपका इसका हार्ट ऑफ द गोल्ड फिश इज बिलीव्ड टू द बूस्ट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसको अब मतलब ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिए, तो इसके कई आपके फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है घटना सार में।
आपका घटना सार में लिखा गया है, यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती है, जो अपने मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान और लोकप्रिय है। ठीक है, तो मांस और एयर ब्लैडर के लिए मूल्यवान है। घोल मछली का उपयोग बियर, याद रखिएगा, बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। तो घोल मछली का उपयोग क्या कहाँ हुआ, बियर और वाइन बनाने में किया जाता है। और इससे के एयर ब्लैडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल, ये लिखा गया ना फार्मास्यूटिकल, इसका जो एयर ब्लैडर होता है उसका उपयोग फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों बनाने में होता है। अब देखिए यहाँ लिखा घोल मछली का मांस और एयर ब्लैडर अलग अलग बेचे जाते हैं। एयर ब्लैडर मुंबई से निर्यात किया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए बस। घोल मछली मत्स्य पालन सम्मेलन कहाँ हुआ, अहमदाबाद में। किस मछली को राज्य मछली का दर्जा, घोल मछली, यही सब याद करना बस। घोल मछली जितनी लंबी होती है उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। तो मछली जितनी लंबी उतनी उसकी कीमत अधिक। प्रति यूनिट लंबाई वाली घोल मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। सोच सकते हैं, मछली 5 लाख रुपए तक बिक सकती है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं आगे का क्या है न्यूज। दूसरा न्यूज है हमारा, कहा है भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा। ये भी बाराकूडा जानते हैं क्या, बाराकूडा एक मछली की प्रजाति होती है। उसी मछली के प्रजाति पर इस नाव का नाम रखा गया, मतलब ये इस नाव का जो सौर इलेक्ट्रिक नाव है इसका नाम रखा गया है। लिखा गया पर्यावरण अनुकूल समुद्री परिवहन के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा, याद रखिएगा, बाराकूडा को 13 दिसंबर 2023 को केरल के, ये भी आपसे पूछेगा कि बाराकूडा को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा केरल के अल्लापुझा में अरूर के पास स्थित नेवाल्ट सोलर और इलेक्ट्रिक नाव के एडवर्ड में लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा केरल के अल्लापुझा, ठीक है, तो केरल के अल्लापुझा से लॉन्च किया गया। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम तेज लंबी मछली बाराकूडा, हम कह रहे थे इसका नाम बाराकूडा जो मछली है उसी के नाम पर पड़ा है, तो ये आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका बाराकूडा नाव, ये इलेक्ट्रिक नाव है, याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिक नाव है। कहाँ से, केरल से लॉन्च किया गया। इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, ठीक है, ये निकल ही नहीं रहा था। बाराकूडा, याद रखिएगा बाराकूडा, ये कब लॉन्च किया गया, 13 दिसंबर 2023 को, ठीक है। नेविगेशन शिफ्ट प्रिविलेज, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ देखते हैं क्या लिखा गया है। जहाज का निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड के लिए किया गया था, जो अपने मुंबई डाक पर्यावरण अनुकूल जहाज पेश करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मझगांव डाक लिमिटेड से। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की न्यूज है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले। तो सिर्फ आप इसमें ये याद रख दीजिए कौन कौन सा जीआई टैग मिला है, किस किस को मिला है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला है। 4 दिसंबर 2023 को हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सर्वाधिक 18 जीआई टैग मिले, ठीक है। अब तक प्रदेश में कुल 27 उत्पादों की जीआई टैग मिल चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन उत्पादों के लिए जीआई प्रमाण पत्र का वितरण किया, ठीक है। तो कौन, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। उत्तराखंड के जीआई टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद कौन है, तो मैं सभी उत्पाद लाया हूँ, कोई छोड़ा नहीं हूँ। हो सकता है, मैं सोचा कि हो सकता है कोई उत्पाद पूछ ले ये कौन सा है, मडुआ क्या है, तो ठीक है, तो इसीलिए मैं पूरा लेते आया। अब देखिए बेरी नाग चाय, याद रखिएगा बेरी नाग चाय को मिला है। यह इस चाय की लंदन के चाय घरों या चाय ब्लेंडरों में अत्यधिक मांग है। इस चाय को हिमालय में जंगली रूप से उगने वाले एक पौधे की पत्तियों से बनाया जाता है, जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान से संपीड़ित किया जाता है। तो पहला याद रखिएगा बेरी नाग चाय, तो ये पहला जीआई टैग होगा। दूसरा क्या होगा, बिच्छू, बिच्छुआ टूटी कपड़ा,
यह हिमालय के नेटल फाइबर में बना बिछुआ बूटी कपड़ा है। तो इतना याद रख लीजिए, ये बिछुआ बूटी कपड़ा है। इसमें और इनमें हवा अंदर जम जाने का अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे प्राकृतिक इंसुलेशन है। तो सर्दियों में यह उपयुक्त होता है, सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए काम करता है ये कपड़ा। ठीक है, बिच्छू या बिछुआ कपड़ा। मंडुआ, मंडुआ क्या है? यह उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में पाया जाने वाला बाजरा है, जो राज्य के कई हिस्सों में आहार के रूप में। तो मंडुआ क्या है, याद रखिएगा, बाजरा है। ठीक है, बिच्छुआ क्या है? कपड़ा है। बेरीनाग क्या है? चाय है। झंगोरा, यह उत्तराखंड में हिमालय वर्षा में आधारित क्षेत्रों में उगाया जाने वाला घरेलू बाजरा है। गाहत क्या है? तो याद रखिएगा, यह शुष्क क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण दाल है। तो गाहत दाल है, झंगोरा बाजरा है, मंडुआ भी आपका एक बाजरा है। ठीक है, और एक बिछुआ क्या है? कपड़ा है। बेरीनाग चाय है। लाल चावल या उत्तराखंड का पुरोला जैविक रूप से उगाया जाता है, पुरोला क्षेत्र में। ठीक है, लाल चावल। ठीक, तो लाल चावल ये पुरोला क्षेत्र में जैविक रूप से उगाया जाता है। काला भट्ट क्या है? तो ये काला सोयाबीन है। याद रखिएगा, काला भट्ट काला सोयाबीन है। ये आपका ये उत्तराखंड में है, जीआई टैग पाया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब माल्टा फल क्या है? यह एक संतरे जैसा दिखने वाला गहरे नारंगी और लाल रंग का स्वादिष्ट फल होता है, जिसकी खेती उत्तराखंड की पहाड़ियों में की जाती है। ब्रिटिश शासन के समय इसे माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किस रूप में? माल्टीज ऑरेंज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चौलाई रामदाना। यह उपवास व्रत के समय प्रयोग किया जाने वाला अनाज है, जिसमें आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? बुरांस का रस, इसे रोडोडेड्रॉन आर्बोरियम के लाल फूलों से प्राप्त किया जाता है, जिनका प्रयोग स्वास्थ्य त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है? 11 पहाड़ी तूर दाल। यह दाल है क्या है? तो ये भी, इसमें क्या होता है? विटामिन B1 होता है, B9 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयुर्वेद में रक्त स्राव को रोकने के लिए काम में आता है। ठीक, पहाड़ी तूर दाल। 12 नंबर का है, लिखाई या लकड़ी की नक्काशी। यह नक्काशी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पाई जाती है, जो अब लुप्त हो रही है। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी। अब यहाँ पे लिखा गया है नैनीताल मोमबत्ती। नैनीताल मोमबत्ती, यह मोमबत्तियाँ उत्तराखंड के नैनीताल में बनाई जाती हैं, जो वर्तमान में सरकारी उपयोग के अभाव और चाइनीज मोमबत्तियों के बाज़ार में आने के बाद लुप्त हो रही हैं। तो कई ऐसे पदार्थ मतलब प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो चाइनीज के आने के बाद लुप्त ही हो गई हैं। 14 क्या है? रंग वाली पिछौड़ा। यह कुमाऊं जिले में एक पारंपरिक पोशाक है, ओढ़नी है। ठीक है, पिछौर बोला नहीं जाता, जैसे अभी होता है गांव में देखते हैं पिछौरी होता है। क्या होता है? पिछौरी। ये पिछौड़ा लिखा गया, पिछौरी। ठीक है, विवाहित महिलाएं मांगलिक अवसरों पर पहनती हैं। यह गहरे पीले रंग का होता है, जिस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। इसके बीच में स्वास्तिक मार्क होता है, तो स्वास्तिक मार्क वाला ये वाला, तथा इनके चारों ओर कोनों पर सूर्य, चंद्रमा और शंख और घंटी आदि की आकृति बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 क्या मिला है? लीची को मिला है। इसका उत्पादन उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में किया जाता है, जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, जो अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध। आड़ू क्या है? इसका उत्पादन उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ी घाटी में किया जाता है। यह गुलाबी धब्बों वाला रसीले फलों में से एक है, आड़ू। ठीक है, तो आड़ू रखिएगा। रम्माण या रम्मन मुखौटे, यह एक नृत्य शैली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि रम्मन मुखौटा शैली कहाँ का है, तो ऑप्शन में दे सकता है, मिलान कर सकता है। तो कहाँ का है ये आपका याद रखिएगा, उत्तराखंड का नृत्य शैली है। अल्मोड़ा का लखोरी मिर्च। ठीक है, यह पीले रंग की मिर्च की काली किस्म है, जिसका उत्पादन
अल्मोड़ा के लखोरी घाटी में किया जाता है। इसका नाम लखोरी मिर्च पड़ा इसीलिए, ठीक है, लखोरी घाटी में किया जाता है इसलिए इसका नाम लखोरी मिर्च पड़ा। तो एक एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैंने दे दिया, बस इतना आपको याद रखना है। मैंने सोचा क्या कोई छोड़ूं, पूरा 18 ले ही लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और मिला था अलग से, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लद्दाख के सी बकथॉर्न को मिला जीआई टैग। याद रखिएगा, सी बकथॉर्न को वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड या गोल्डन बुश या ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेश का चौथा जीआई टैग है। तो आगे 3 कौन मिल चुके हैं, तो ये इसमें लद्दाख का पश्मीना, याद रखिएगा पश्मीना ऊन वाला शाल नहीं बनता है, तो ये है। जैसे आप वैष्णो देवी जाएंगे तो बोलते हैं ये पश्मीना की शाल है, कश्मीर से मंगाया गया, लद्दाख से मंगाया गया है, इसको ले लीजिए, सस्ते में यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, हम भी गए हैं, तो हम भी कुछ कई बार ख़रीद लिए हैं, ठीक है। तो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, अब देखिए ये है आपका यही बैकथॉर्न फल। तो बैकथॉर्न फल ये है, इसी को आपका जीआई टैग मिला। देखिए गोल्ड की तरह नहीं, पूरा गोल्ड गोल्ड ही, तो इसीलिए इस गोल्ड खान। अब आपके दिमाग में बैकथॉर्न फल आ गया होगा ऐसे, नहीं तो आप सिर्फ पढ़ लेते, हाँ बैकथॉर्न फल मिला है लद्दाख का है, तो थोड़ा सा कम समझ। अब इसको पढ़ लिए हैं, दिमाग में आपको रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, बिना मुझे जब तक मैं कोई फिगर नहीं ले लेता, चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, चाहे हिस्ट्री पढ़ाऊँ, चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, जब फिगर ले लेता हूँ तो हमको थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, थोड़ा आपको समझाने में, मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिव्यांगों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे बनाया गया, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये याद रखिएगा कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। उद्घाटन गांधी जयंती पर किया गया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, ठीक है, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया है इसी घटनासार का 500 प्लस क्वेश्चन, उसको किया करिए, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैकथॉर्न फल, वहाँ देखेंगे बैकथॉर्न फल तुरंत लगा देंगे, ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। दुनिया के पहले 3D मंदिर का अनावरण तेलंगाना में। अब देखिए यही है आपका मंदिर, ये दिख रहा है, ये है आपका, यही है मंदिर आपका। कैसे है देखिए, कितना प्यारा सा मंदिर बना है, ठीक है। तो यही है आपका मंदिर। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है, दुनिया का पहला 3D मंदिर तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित केरल के सिद्धिपेट जिले में बुरुगुपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है, जिसका अनावरण 28 नवंबर 2023 को किया गया। तो मतलब इसकी संरचना कहाँ से लिया गया, केरल से। लेकिन आपको ये याद रखना है यह मंदिर बना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है यह मंदिर। 3D पेंटिंग मंदिर कहाँ पे स्थित है, तेलंगाना में, ठीक है। 3D पेंटिंग पहला मंदिर कहाँ बना, तेलंगाना में। मंदिर का निर्माण हैदराबाद की अपूसूजा इंफ्राटेक, तो याद रखिएगा अफसूजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन प्रदाता सिंपली फोर्स क्रिएशंस के सहयोग से किया। याद रखिएगा किसके सहयोग से, सिंपली फोर्स क्रिएशन के सहयोग से अफसूजा, ठीक है। ये कंपनी याद रखिएगा किसने बनाया, ठीक है, थोड़ा हो सकता है कंपनी पूछ रहे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना। तो हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र की स्थापना कौन करेगा, केरल करेगा। अक्टूबर 2023 में इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ ही केरल, ये उद्घाटन कहाँ किया गया, उडुक्की जिले में, याद रखिएगा इडुक्की जिले में।
पहला राज्य बना जिसके सभी 14 ज़िले, जितने 14 ज़िले हैं वो हॉल मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो कितने ज़िले हैं? जो 14 ज़िले हैं पूरे, वो आपका हॉल मार्किंग करेंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात में एक मछली हमने बताया, कौन सी मछली है? तो वो कौन सी मछली है? घोल मछली। कौन सी? घोल मछली। घोल मछली को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और एक चीज़ हमने और बताया, एक बाराकूडा क्या था? बाराकूडा नाम दे दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो बाराकूडा क्या था? इलेक्ट्रिक नाव था। तो बाराकूडा क्या था? इलेक्ट्रिक नाव था। याद रखिएगा, बाराकूडा इलेक्ट्रिक नाव था। किसके नाम पे पड़ा? एक मछली के नाम पे पड़ा। और देखिए, उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है। तो उत्तराखंड में जीआई टैग मिला है तो कितने मतलब प्रोडक्ट को मिला है? तो ये 18 प्रोडक्ट को मिला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें काला भट्ट क्या है? काला भट्ट हमने पढ़ाया है, काला भट्ट। तो बताइए काला भट्ट क्या हमने पढ़ाया अभी? तो काला भट्ट याद रखिए, सोयाबीन हो, काली किस्म की सोयाबीन, तो काला सोयाबीन है ना। अभी हम सब जो सोयाबीन लाते हैं, मतलब जो न्यूट्रीला उसको बोलते होंगे आप, तो न्यूट्रीला जो लाते हैं तो वो किस कलर का होता है? वो तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये एकदम ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो जैसे कक्कड़, मतलब वो कक्कड़नाथ मुर्गे है, एकदम ब्लैक होता है, यही सोयाबीन भी आपका ब्लैक होता है। अब देखिए, और हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा था दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ये किसने उद्घाटन किया? ये पहले पूछ सकता है। मोदी जी ने। कहाँ पे? ग्वालियर में बनाया गया। कहाँ पे बताएंगे? ग्वालियर में बनाया गया। ठीक है, किसके नाम पे बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बनाया गया। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्या है? लिखा गया कोस्टा सेरेना। या देखिए कोस्टा सेरेना लिखा गया है। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कितना वीआईपी बना है। आप भी यहाँ पर विजिट करिए सिलेक्शन के बाद। 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय, तो कौन? सर्बानंद सोनोवाल जी ने, ये मंत्री हैं ना, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्ट सिरेना, याद रखिए कोस्ट सिरेना, यही है ना, कोस्ट सिरेना लिखा गया ना, इसके घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। इसके घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा हमने लिए हैं, इतना याद रखिएगा। सर्बानंद सोनोवाल ने एक क्रूज नाव, मतलब बोट, ये कोस्ट सिरेना। ठीक है, कोस्टा क्रूज इटली कॉर्नियल कॉरपोरेशन का हिस्सा है। ठीक है, जो प्रतिष्ठित क्रूज ब्रांडों के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रूज समूह में से एक है। मतलब ये बहुत बड़ी फर्म है। मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित वैश्विक समुद्री सम्मेलन के दौरान भारत ने 2047 तक 5 करोड़ क्रूज यात्रियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब 5 करोड़ लोग इस क्रूज में मतलब यात्रा कर सकते हैं 2000, इसी क्रूज में मतलब क्रूज से भारत सरकार को थोड़ा फ़ायदा हो। ठीक है, 5 करोड़ यात्रियों को ट्रेवल कराने का। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं के अनुरूप सुसंगत क्रूज पर्यटन नीति शुरू करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो अभी तक यहाँ सब नाव होता था, अब क्रूज पे पर्यटन होगा। मतलब अभी भी होता है क्रूज पे, ऐसा नहीं है। पार्टी उर्टी बड़े बड़े लोग उसी पे पार्टी करते हैं ना। तो ये क्या होता है, अब अभी भी होगा, अभी भी होता है, लेकिन ये बड़े अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया कि आम लोग भी इस पे, जो जैसे कुछ कम बजट है वो भी इस पर सफ़र कर पाए। तो यही मेन मकसद है मोदी जी का। चलते हैं, ये देखते हैं। यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में कोझिकोड, याद रखिए कोझिकोड और ग्वालियर शामिल हैं। तो कोझिकोड और ग्वालियर देखते हैं किस लिए शामिल है। अब देखिए, यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में अक्टूबर 2023 में जारी नवीनतम सूची में केरल का कोझिकोड के साहित्यिक शहर पूछ सकता है। साहित्यिक शहर किसको माना गया? तो साहित्यिक शहर केरल के कोझिकोड को माना गया। और पूछ सकता है संगीत का शहर, संगीत का शहर किसको? मध्य प्रदेश का ग्वालियर को माना गया, स्थान दिया गया है क्या? संगीत का शहर। कोझिकोड और ग्वालियर ने यूनेस्को के क्रिएटिव शहर की सूची में शामिल होने के बाद भारत में शहरों की संख्या कितनी हो गई है?
8 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में शहरों की संख्या 8 हो गई है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में है। ठीक है, याद करें, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में है। एक महत्वपूर्ण विकास के तहत मध्य प्रदेश का दमोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर बनने जा रहा है। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों में प्रगति का प्रतीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, केंद्र सरकार ने नोरा देही अभयारण्य को दमोह जिले के दुर्गावती अभयारण्य में विलय करने के प्रस्ताव को नवंबर मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है, अब यह देश का 54वां, याद रखिएगा, 54वां बाघ अभयारण्य होगा। तो अब कौन सा होगा, 54वां बाघ अभयारण्य होगा। इस बाघ अभयारण्य का विस्तार सागरा, दमोह और नरसिंहपुर जिले में होगा, जो राज्य का 7वां अभयारण्य होगा, बाघ अभयारण्य होगा। ठीक, तो हम वही आपका घटना सार है, थोड़ा सा हम कलर वलर में कर दिए हैं ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे। ठीक है, अब इसका PDF भी आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फिगर भी मिल जाएगा, आपको कलर में भी मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा पढ़ने में। तमिलनाडु के नीलगिरी शहर के संरक्षण की परियोजना। अब देखिए, नीलगिरी कोई शहर नहीं है, ये तहर है। ये आपका, यहाँ भी फोटो नीचे लाया हूँ, अभी दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ क्या है। तमिलनाडु सरकार ने अपने राजकीय पशु, तो तमिलनाडु सरकार का राजकीय पशु एक बार PCS में आ गया था कि आपका आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु या पेड़ पूछा था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आप में, UP PCS में आया था। तो याद रखिएगा, जब आपका चर्चा में जब रहता है, ये नहीं कि कहीं से पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जब कोई चीज़ चर्चा में रहती है, मतलब न्यूज में रहती है, तो वो पूछ लिया जाता है। मालदीव के मतलब आसपास के जितने भी आइलैंड होंगे बगल में, ये सब याद कर लीजिएगा, नेट पे देख देख। ठीक है, नहीं तो मैं किसी दिन ला दूंगा। ठीक है, क्योंकि सब मालदीव बस इस समय चर्चा में है, तो आ सकता है 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, बकरी की एक प्रजाति का संरक्षण करने के लिए 12 अक्टूबर 2023 को महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नीलगिरी तहर, क्या करा, नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई। तो कौन सी परियोजना शुरू की गई, नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई। कहाँ पे शुरू की गई, तो अपने प्यारे भारत के यहाँ पे तमिलनाडु में शुरू की गई। ठीक है, और तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है, नीलगिरी तहर है। ऐसे याद करेंगे। अब देखिए, ये देखिए आपका नीलगिरी तहर आ गया। तो ये देखिए बेचारे कैसे आपका यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब इनके ऊपर संकट आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को बचाने के लिए काम हो रहा है। नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के लिए, एक मिनट, देने के अपने कौशल के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इन पहाड़ी बकरियों को माउंटेन मोनार्क, याद रखिएगा, माउंटेन मोनार्क ऐसे दे सकता है। माउंटेन मोनार्क क्या है, तो वह याद रखिएगा, एक नीलगिरी तहर है, बकरी है। ठीक है, तो यही है नीलगिरी तहर, ये बकरी है, माउंट मोनार्क कहा जाता है इनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण को मात दे देती हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। तो नीलगिरी क्या है, पश्चिमी घाट की आपकी नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर का उल्लेख संगम तमिल साहित्य में भी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, संगम तमिल साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नीलगिरी तहर कितना इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का वाराणसी में उद्घाटन। अब ये कैसे बना है, ये भी आपको याद ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से बना है। तो इसका भी अभी फिगर लाया हूँ, आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023, ठीक है, 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर, कौन, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर, तो याद रखिएगा, सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। अब देखिए यही है, मोदी जी कहाँ हैं, ये देखिए सर्ववेद महामंदिर। ठीक है,
तो देखिए मैं आप सबके लिए कितना मेहनत किया हूँ। वहाँ पे गया, गूगल पे आपको पेस्ट किया, यहाँ पर खोजा कि क्या है, तो हमको भी पता चलता है, क्योंकि हमको भी पता नहीं था कितना अब अच्छा मंदिर वाराणसी में बना है। ठीक है, तो चलिए आप एक काम करिएगा, जो लाइक का बटन है, सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, तो मंदिर को हम साथ ही लेते हैं, मंदिर को हटाते नहीं हैं। अब यह मंदिर एक 7 मंजिला मेडिटेशन मंदिर है जो 3 लाख वर्ग फीट में फैला है। तो याद रखिएगा 7 मंजिला है। हम थोड़ा सा गिनने का प्रयास करते हैं, देखिए गिन पाते हैं कि नहीं, इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। 7 मंजिला, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल, 7 मंजिल। ठीक है, ये ऊपर 7 मंजिल दिया है, तो ये 7 मंजिल है। सही करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हाँ 7 है, पूरा 7 मंजिला है, मतलब मोदी जी बनवाएं तो 7 मंजिला रहेगा ये। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग? 20,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। मंदिर को कमल के फूल की आकृति में तैयार किया गया है, जिसकी दीवारों पर 4,000 वेदों के श्लोक अंकित हैं। मंदिर की भव्य नक्काशी की गई है। मंदिर की 7 मंजिलें 7 चक्रों में निर्मित है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। याद रखिएगा, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी के रोबिन्स विले में टाउनशिप में बने BAPS, तो BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 नवंबर 2023 को किया गया। तो कहाँ पर? न्यू जर्सी में। तो आपका वहाँ पर दे सकता है कि अमेरिका, मतलब ये दुनिया का दूसरा सबसे जो बड़ा मंदिर है वो न्यूयॉर्क में ओपन हुआ है, तो गलत है। कहाँ? न्यू जर्सी में। न्यूयॉर्क मत लगाइएगा, न्यू जर्सी लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप गलत कर दें वहाँ पे। फिर देखिए मैं आपके लिए फिगर भी लाया हूँ इसके लिए, ठीक है, कि आपको याद रहे। 183 एकड़ में फैले इस मंदिर की माप 255 फीट, 345 फीट, 191 फीट और इसमें 14,000 से अधिक मूर्तियों का, प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा 14,000 से अधिक मूर्तियों और प्रतिमाओं को दर्शाया गया है। ये देखिए कितना अच्छा, जैसे जो प्रेम मंदिर है ना अपने यहाँ मथुरा में, उसी की तरह कुछ कुछ बन लग रहा है ना, उसी की तरह कुछ कुछ बनाया गया है। तो याद रखिएगा ये बहुत दूरी में फैला है ना, बहुत बड़ा है। तो कभी भी सिलेक्शन हो जाएगा तो जब आप अमेरिका जाइएगा तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना? न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क मत करिएगा। भारत के बाहर बना सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, जो 500 एकड़ में विस्तारित है। तो भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर है, जो कितने में? 500 एकड़ में विस्तृत है। तो और अपने नई दिल्ली का स्थित अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जाइए देखिए कितना विशाल है, मतलब वहाँ पर जाने पे लगता है कहीं आ गए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो नई दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखिए 17 दिनों के बाद सिल्क यारा सुरंग के अंदर बचाव अभियान पूरा हुआ। तो जो ये न्यूज़ में था ना, तो जो कुछ लोग फंस गए थे, कहाँ पे? ये आपका सुरंग में फंस गए थे, बहुत दिनों तक मेहनत करनी पड़ी। न्यूज़ में इतना न्यूज़ आया कि लगता बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन भगवान की दया थी, सब बच गए। ठीक है, तो ये कौन सा सुरंग है? तो उस सुरंग का नाम याद रखिएगा, सुरंग का नाम पूछ सकता है। तो सिल्क यारा सुरंग, तो याद रखिएगा सिल्क यारा सुरंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिल्क यारा सुरंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग में फंसे सभी 41 निर्माण श्रमिकों को 17 दिनों के अथक प्रयास के बाद सुरंग से 28 नवंबर 2023 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, इस बचाव
इस बचाव अभियान में रैट होल, याद रखिएगा रैट होल आपका पूछा गया है आपके आईएएस पेपर में, रैट होल शब्द दे दिया गया है, पूछा गया ये क्या है। ठीक है, इसीलिए मैंने रैट होल को इसमें हाईलाइट कर दिया है कि रैट होल आपको याद होना चाहिए। रैट होल खनिकों और रैट माइनर ने 24 घंटे से भी कम समय में अंतिम 10 मीटर की खुदाई करके महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाई जब अमेरिका से आगर ड्रिल आया था। ये आगर ड्रिल मशीन खुदाई के दौरान टूट गई। ठीक है, याद रखिएगा ड्रिल ही टूट गई तो कौन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए? रैट होल खनिकों। अभी बताते हैं रैट होल क्या है। अब देखिए, रैट होल माइनर इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रैट होल खनन तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसी समय जब उस समय न्यूज़ में था तो आईएएस ने क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, आईएएस में कहता हूँ उसका मतलब लोक सेवा आयोग ही समझा करिए। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो रैट होल क्या है तकनीक, तो ये कोयला खनन करने का एक तकनीक है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया था कि ये जैसे ये आपका कोयला है, खनन पूरा कोयला है, तो ये आपका नीचे से ये जैसे चूहे ने आपका ये रैट मतलब चूहे वाला हुई सिस्टम हुआ, चूहे इसमें मतलब खोदते खोदते मतलब ये खोदते खोदते चले जाते हैं, वैसे आदमी भी मनुष्य भी ये खोदते खोदते तो ये अगर ये नीचे आपका पूरा कोयला निकल जाएगा तो ये पूरा नीचे मतलब धंसने का पूरा डर रहता है, इसीलिए मतलब बहुत खतरा रहता है इसमें। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये गलत है क्योंकि इस पर कभी भी अचानक दुर्घटना हो सकती है। नीचे का कोयला हटा लिया जाएगा तो ऊपर का नीचे गिर ही जाएगा। ठीक है, तो इसी पर प्रतिबंध लगाया गया था 2014 में। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय में रैट होल खनन की तकनीक का उपयोग करने कोयले पर प्रतिबंध, तो एनजीटी ने, याद रखिएगा एनजीटी ने लगाया था। सुरंग को 4.5 किलोमीटर 2.8 मीटर लंबा बनाने की योजना है। यह धरासू से यमुनोत्री से जोड़ेगा। ये जो अपना सुरंग है, ठीक है, यही जिसमें ये फंसे थे ये सब, इसका निर्माण नवयुग इंजीनियर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के अर्नोल्ड डिक्स की भूमिका में महत्वपूर्ण, मतलब इन जो ये सुरक्षित निकले तो कौन वहाँ पर एक्सपर्ट भी आए थे, तो वो एक्सपर्ट कौन थे? अर्नोल्ड डिक्स। तो ये एक्सपर्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने ही पूरा गाइड किया था कैसे कैसे आप निकाल लें इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तंजानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, तो इसमें ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंट है इनके राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है सामिया सुलूह हसन, तंजानिया। याद रखिएगा तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। तंजानिया है कहाँ है, तो ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है और ये मान लेते हैं ये आपका अफ्रीका है। इसको फिर से बताते हैं, ये अफ्रीका है। ठीक है, ये का सही नहीं बना है, तो ये आपका अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका में इस साइड में तंजानिया है। ठीक है, इसी साइड में पूरब वाले साइड में तंजानिया है, इस साइड नहीं है। ठीक है, तो तंजानिया है तो अपना प्यारा भारत इधर पड़ता है, थोड़ा ऊपर है अपना प्यारा भारत। तो याद रखिएगा सामिया सुलूह हसन ने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 8 से 10 अक्टूबर 2023 को भारत की यात्रा की। 8 वर्षों से भी अधिक समय के पश्चात तंजानिया कि किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा थी। ठीक है, याद रखिएगा जांजिबार में, ये मिटाते हैं, लिखा गया है जांजिबार में आईआईटी मद्रास के परिसर की स्थापना के लिए भारत की तंजानिया की ओर से मतलब प्रशंसा की गई तंजानिया की ओर से। ठीक है, तो ये कहाँ पे आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित हुआ था, ये भी पूछ सकता है। तो आईआईटी मद्रास का परिसर जांजिबार में, तंजानिया में है तो जांजिबार में स्थापित हुआ है, तंजानिया के जांजिबार में। याद रखिएगा तंजानिया के जांजिबार में आईआईटी
मद्रास का परिसर स्थापित हुआ है। यहाँ देखिए, तंजानिया के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया है। अब देखिए, अब बताइए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में एक देश कल हमने पढ़ाया था और शामिल हुआ था, कौन था? भूटान था, याद रखेंगे, भूटान भी उसमें शामिल हुआ था। और तथा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये G20 में जो अभी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसमें भी इसने एंट्री की है। ठीक है, तो ये कौन है? तंजानिया है। भारत तंजानिया संबंधों को और मजबूती प्रदान करते हुए मेहमान राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन को डायरेक्ट की मानक उपाधि से कौन? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 10 अक्टूबर को सम्मानित किया। तो किस उपाधि से? डॉक्टरेट की मानक उपाधि से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और इसके लिए संस्थान के प्रति गहरी कृतज्ञता मेहमान राष्ट्रपति ने व्यक्त की। जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली ही महिला हैं। तो याद रखिएगा, ये जो सामिया सुलूह हसन है ना, ये मेल नहीं है, फीमेल हैं। इनका मैं फ़ोटो नहीं लाया, मतलब फ़ोटो लाना चाहिए था, क्योंकि इनका नाम भी आपको लग रहा होगा कि ये मेल हैं, बट ये फीमेल ही हैं। ठीक है, तो ये फीमेल है, नहीं तो आप मेल समझ लें। ठीक है, तो वह इसीलिए पहली महिला ही महिला हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जेएनयू द्वारा मानद उपाधि, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो ये फीमेल हैं, मेल मत समझिएगा। पहले मैं भी सोच रहा था कि ये मेल होंगे, तो देखा अच्छा फीमेल है। भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल, तो याद रखिएगा, भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बकलोह में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में अपनी पहली वर्टिकल विंड टनल स्थापित की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 25 अक्टूबर 2023 को वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये कहाँ किया गया, ये देख लिया, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में। तो वर्टिकल विंड टनल आ जाए तो याद रखिएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है यार, यह उन्नत पवन सुरंग भारतीय सेना में अपनी तरह की पहली सुरंग है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांतिकारी बदलाव करना। तो जो सैनिक का प्रशिक्षण होता है उसमें क्रांतिकारी बदलाव करना है इसका। तो भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रशिक्षण अच्छे से प्रदान करना। इसका उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा, जनरल मनोज पांडे। तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने 25 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र की संस्था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बना। तो ये पूछ सकता है ये इसका सदस्य कौन बना? तो इसका सदस्य ऑप्शन दे सकता है भारत, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। तो भारत बना है, याद रखिएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। नवंबर 2023 में भारत संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था का सदस्य बना। तो कब बना? नवंबर 2023 में इस संस्था का सदस्य भारत बना। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC की कार्यकारी समिति की रोम में 27 से 30 नवंबर 2023 को हुई बैठक में भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। तो कहाँ पर ये बैठक हुई और कहाँ पर भारत को चुना गया? तो इसकी बैठक रोम इटली में हुई और इसमें भारत को चुना गया सदस्य के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है।
इसका सदस्य बनने से भारत में विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये इसका काम ही क्या होता है सीएससी का, कि जो खाद्य उत्पादक होते हैं तो उसका जो मानक निर्धारण होता है उसका भी उसमें भारत का योगदान होगा। ठीक है, इसका यही होता है काम। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन की स्थापना 1963 में की गई थी। याद रखिएगा, 1963 में की गई थी। सीएससी की स्थापना 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसमें 189 देश, 188 देश प्लस यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं। मैं समझ नहीं रहा हूँ भारत क्या कर रहा था तब तक। ठीक है, तो इसकी कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांति निकेतन तथा होयसाल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इसको रट लीजिए। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन, जहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो ये पूछ सकता है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तथा कर्नाटक स्थित होयसाल, याद रखिए कर्नाटक स्थित होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, जिसमें बेल्लूर, हेलेबीड तथा सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं, को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखा करिए, हो सकता है कभी पूछ ले कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची सितंबर 2023 में शामिल किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यही आपका होयसाल टेम्पल है। ठीक है, होयसाल टेम्पल ये देखिए है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब के रियाद में, तो सऊदी अरब की जो रियाद में बैठक हुई थी उसमें 10 से 25 सितंबर 2023 को संपन्न 45वीं सत्र की बैठक में लिया गया यह निर्णय। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि यह बैठक मतलब जैसे बैठक ये कहाँ होगी और निर्णय कहाँ लिया जाएगा। तो कहाँ बैठक हुई, आपका सऊदी अरब में बैठक हुई। सऊदी अरब के कहाँ पे, रियाद में, और वहीं पर यह निर्णय लिया गया। और कौन सी बैठक थी, 45वें नंबर की बैठक थी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा। इन दो स्थलों को मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है, 42 हो गई है। तो ये पूछेगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा आपका। ऑप्शन जानते हैं कैसे बनाता है, ऐसे बनाता है कि अभी हाल ही में, ये पहला ऑप्शन दे देगा कि हाल ही में शांति निकेतन और आपका होयसाल, कर्नाटक के होयसाल टेम्पल को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये सही है पहला कि, और दूसरा दे दिया गया। अब कुल संख्या 42 हो गई है, तो ये बताइए सही है। तो दोनों आपका सही है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में आपका शांति निकेतन है आपका, और होयसाल टेम्पल है। इनमें 34 स्थलों कल्चरल प्रॉपर्टीज की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में तथा एक मिश्रित श्रेणी। तो जो आपका 42 है, तो 42 को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। 34 क्या है, कल्चरल प्रॉपर्टीज है, कल्चरल। ठीक है, 7 क्या है, प्राकृतिक नेचुरल है 7, और एक क्या है, मिश्रित है। ठीक है, एक मिश्रित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया। अब देखिए ये है आपका शांति निकेतन। ठीक है, तो ये इससे पूर्व यूनेस्को ने तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, याद रखिए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को, तथा गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व की विरासत सूची, मतलब विरासत स्थल, जुलाई 2021 में घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, इससे पहले काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है, आपका तेलंगाना के वारंगल में, और हड़प्पा धौलावीरा ये कहाँ है, ये तो गुजरात में, आपको पता ही होगा हिस्ट्री। अब यहाँ देखते हैं लिखा गया, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर बीरभूम जिले में स्थित है। कहाँ पे, कोलकाता जो है राजधानी, वहाँ से 180 किलोमीटर
उत्तर, यहाँ कोलकाता है 180 किलोमीटर यहाँ, जिसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं सदी तक कुल 317 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, तो होयसाल दक्षिण भारतीय भारत के एक प्राचीन राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं वर्ष तक 317 वर्ष तक शासन किया। इनकी राजधानी पहले बेल्लूर थी जिसे बाद में हेलेबिड स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए, हमने लगभग सभी ले लिया है इसमें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। होयसाल मंदिरों में शाश्वत सुंदरता और नक्काशीदार बनावट से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारे पूर्वजों की असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण माना जाता है। होयसाल के बेल्लूर, हेलीबीड और सोमनाथपुर स्थित मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ISI के तहत संरक्षित स्मारक पहले से ही हैं। ठीक है, अब देखिए, रियाद में संपन्न यूनेस्को विश्व विरासत, तो कहाँ पे? सऊदी अरब के रियाद में संपन्न। इस बैठक में भारत के 2 स्थलों समेत कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसमें 36 यही है, 9 यही है, शायद वही है। ठीक है, ये पहले से ही है। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, वर्तमान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल 1199, तो याद रखिएगा 1199 स्थल शामिल है। पूरे विश्व में कितने हैं? 1199। तो भारत में कितने हैं? 42 हो गए हैं। अब देखिए, इसमें 933 स्थल सांस्कृतिक स्थल हैं, 227 प्राकृतिक स्थल हैं, 39 मिश्रित श्रेणी के स्थल हैं। कुल 168 विभिन्न देशों में फैले इन स्थलों में सर्वाधिक 59 स्थल इटली में। तो ये भी ऑप्शन बना सकता है कि सबसे ज़्यादा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश के में सबसे ज़्यादा स्थल हैं। तो इटली के 59, 57 स्थल चाइना के हैं और 52 जर्मनी और फ्रांस के, 50 स्पेन के हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 59 इटली के, 57 स्थल चीन के, 52 जर्मनी के, फ्रांस के और 50 स्थल स्पेन के। तो 52 जर्मनी के भी हैं, 52 फ्रांस के भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, भारतीय वायुसेना का नया ध्वज। अब यहाँ लिखा, भारतीय वायुसेना को उसका नया ध्वज 8 अक्टूबर 2023 को उसकी स्थापना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर मिल गया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। कौन सा? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस की 91वीं कौन सी वर्षगांठ थी? 91वीं वर्षगांठ थी। 72 वर्ष के अंतराल के पश्चात वायुसेना का नया ध्वज मिल गया। तो पहले ये ऐसे था, तो ऐसे ही देखेंगे, पुरानी मूवी में देखे होंगे, ऐसे ही बना रहता था। इसका अंग्रेज़ों का झंडा, तो ये जो रेड कलर का बीच में है, ये ऐसे बना रहता था। तो अभी इसको हटाया नहीं गया था, अभी हटाया गया। इस ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज के में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में किया। तो याद रखिएगा, प्रयागराज में बमरौली, ठीक है, वायुसेना के मध्य कमान का मुख्यालय में किया। तो वायुसेना का अगर मध्य कमान देखा जाए कहाँ पे है, तो ये प्रयागराज में है। ठीक है, इसके कई कमान है, उत्तरी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान। तो ये मध्य कमान कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। और कौन इसको किया? वायुसेना एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, नीले रंग के नए ध्वज में ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना के लोगो आपको दिख रहा होगा, तभी मैं ये फ़ोटो ले लिया हूँ। नहीं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है, मैं आपको खोज के लाता हूँ फ़ोटो यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा सा दिमाग में जाए। ठीक है, ये जितना आप फिगर देखेंगे उतना वहाँ पर याद करने का चांस ज़्यादा रहेगा। याद करने का चांस नहीं रहेगा तो भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, और जैसे बहुत सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है तो इसको भूलेंगे नहीं। चिन्ह कृष्ट को जोड़ा गया, इसके शीर्ष पर भारत के राज चिन्ह, अशोक स्तंभ, शेर और देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जब पेपर का समझ जाइएगा थोड़ा सा एक बार निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये सब फिगर तुरंत देखेंगे तुरंत आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो PDF बहुत इंपॉर्टेंट है और PDF मैं ऐसे डाल दूँगा। ठीक है, आपके लिए
लोगों के हल्के नीले रंग का वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए, जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा गया। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य बहुत बार पूछ लेता है कि इनका आदर्श वाक्य क्या है, इनका जो सुर्खियों में रहते हैं। तो नभ स्पर्श दीप्तम ईगल, याद रखिएगा, नभ स्पर्श दीप्तम, ठीक है, दीप्तम ईगल, ठीक है, याद रखिएगा। नभा स्पर्श दीप्तम ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। तो एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये अपना झंडा है, ठीक है। तो यही है आपका फ्लैग, तो यही नीचे लिखा गया है, ठीक है, ये इससे बना है, यहाँ अपना ये तिरंगा बना है। चलते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा गया है, यह आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 14 से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ठीक है। तो वैभव के साथ आकाश को छुए, टच द स्काई विथ ग्लोरी। नए ध्वज में भारत दाईं ओर से नीचे वायु के गोल निशान, ऊपर बाएं ओर से कोने में तिरंगा झंडा बरकरार है। याद रखिएगा, नीचे वायुसेना को गोल निशान तथा ऊपर बाएं ओर से तिरंगा झंडा विद्यमान, वही जो अभी हम दिखाए हैं। अब यहाँ लिखा गया है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना IAF को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIF कहा जाता था। RIAF के ध्वज ऊपर बाईं ओर अंग्रेजी झंडा यूनिजैक बना हुआ था, जो पहले था वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक, ठीक है, के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया। 72 वर्ष पश्चात नया ध्वज भारतीय वायुसेना को मिल गया। यह आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छुओ, ठीक है, टच द स्काई विथ ग्लोरी। वैभव के साथ आकाश को छुए। नए ध्वज में भी दाईं और नीचे वायुसेना के गोल निशान के ऊपर बाएं कोने पर तिरंगा झंडा बरकरार है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय वायुसेना IAF को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। RIAF के ध्वज में ऊपर दाईं और अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक बना हुआ है। आज़ादी के बाद 1951 में यूनियन जैक के स्थान पर तिरंगा झंडा लगाकर नया ध्वज बनाया गया था, ठीक है। 72 वर्ष पश्चात इसे भारतीय सेना में शामिल किया। मतलब ये सब हिस्ट्री दिया था, मैं ले लिया, सोचा थोड़ा सा ले लेते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 ये हुआ, तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। देश में जन्म और मृत्यु के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी डेटाबेस तैयार करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, मतदाता सूची, नामांकन, आधार नंबर, सरकारी नियुक्तियों में तथा पासपोर्ट आवेदन आदि के लिए आवश्यक एकल जन्म प्रमाण के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 को संसद के दोनों सदनों में अगस्त 2023 में पारित किया गया, ठीक है। तो यही इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रचा। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं छोड़े, सब कुछ लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद, याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा देश है? चौथा देश। तो हम 4 नंबर लिख देते हैं, चौथा देश। उल्लेखनीय रूप से 27 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, याद रखिएगा, के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ये तो चंद्रमा पर चौथा देश हम बने, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं गया था, हम ही गए थे। तो ये हम यहाँ पे गए थे, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए 2 फिगर हमने लिया है, दोनों फिगर आपको अभी हम समझाते हैं।
इसरो द्वारा, अब देखिए ये लिखा गया है 14 जुलाई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है 14 जुलाई। तो 14 जुलाई जानते हैं क्या है? अभी आपका एक पेपर हुआ था, लोक सेवा आयोग ने ही लिया था एपीएस का पेपर, उसमें यही डेट पूछ लिया था कि ये इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया। तो यही आपको डेट बताना था 14 जुलाई। इसको हम करंट एक बार और भी पढ़ा चुके हैं, घटना चक्र का करंट अफेयर मेरे वीडियो है करंट अफेयर में, उसका भी वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ पर हमने बताया था, ठीक है, एकदम वही सेम डिक्टो क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर को श्रीहरिकोटा के LBM-3 याद रखिएगा, LBM-3 MK4 याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से LBM-3 MK4 सॉरी MK4 पूर्व नाम GSLV मार्क 3 पहले नाम था, रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित 41 दिन की यात्रा, याद रखिएगा 41 दिन की यात्रा कब? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से? अब श्रीहरिकोटा, अभी तो ये पूछ लिया, अब दूसरा पूछ सकता है कहाँ से? श्रीहरिकोटा, याद रखिएगा। 3 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर 41 दिन की यात्रा पूरा कर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निर्धारित योजना के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पर प्रज्ञान रोवर, तो प्रज्ञान क्या, रोवर क्या है, इसका नाम प्रज्ञान है, तो प्रज्ञान रोवर का नाम प्रज्ञान है। अब देखिए विक्रम लूनर लैंडर, तो लैंडर का नाम विक्रम है, याद रखिए लैंडर का नाम विक्रम है। इसके बाद इसका देखिए ओवरऑल लेंथ कितनी थी? 43.5 मीटर, ठीक है, ये सब नहीं है, वैसे याद रख लीजिए विक्रम लूनर लैंडर, ठीक है। अब मास कितना था? मास 1752 kg, 1752 kg, ठीक है। LBM विल लिफ्ट द कैरिंग 3900 kg चंद्रयान 3, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या था, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा गया आपका, ये देखिए मास 1749.89 kg था, ये देखिए यही है। हाइट कितना था? 43 हाइट मतलब पूरी लंबाई कितनी थी? 5 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा ये। तो मतलब ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, अभी तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर पूरा आपको कुछ नहीं दिखना है, फिगर से मैं बता रहा था। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी के लिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में था। ये क्वेश्चन आपको ये भी याद हो गया कि ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मिशन की सफलता के पल के अविस्मरणीय और अभूतपूर्व क्षण को बताते हुए उन्होंने विकसित भारत का एक सन्नाद इसे बताया। तो उन्होंने मतलब जब ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो मोदी जी देखे होंगे टीवी पे आए थे कुछ मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए लगभग आए थे, ठीक है। तो उन्होंने स्पीच दिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए 23 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, याद रखिएगा, मोदी जी ने कहा ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम सफल हुए, तो इस दिन को कौन सा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिन, नेशनल स्पेस डे, याद रखिए। ये पूछ सकता है क्योंकि जब भी कोई आपका, जैसे पराक्रम दिवस मोदी जी ने कहा था पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, तो क्या हुआ वो पूछ लिया आपका पेपर में। अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये आप घोल के पी जाइए, 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो 23 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तथा विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल का नामकरण शिव शक्ति स्थल, क्या नाम कर दिया गया? शिव शक्ति स्थल करने की घोषणा की। तो ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। जहाँ विक्रम लैंडर आपका उतरा है उसको शिव शक्ति स्थल बोला जाएगा, और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। साथ ही चंद्रयान 2 के लैंडर के चंद्रमा से टकराने का स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने किया। तो यह याद रखिएगा, ये चंद्रयान 2 है, नहीं तो पता चला आप कहें ये सर मिस्टेक से लिख दिया गया है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं है, ये चंद्रयान 2 ही है, ठीक है।
चंद्रयान 2 के लैंडर जो चंद्रमा के टकराने का असल जो क्रैश हो गया था चंद्रयान 2, उसका नाम क्या, वहाँ जहाँ क्रैश हुआ था उसका नाम तिरंगा पॉइंट के रूप में उन्होंने कहा। तो याद रखिएगा, विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने का स्थल को शिव शक्ति कहा गया। चंद्रयान 2 के लैंडर जो वो टकराया था, वो क्रैश हो गया था, उसको क्या कहा गया था, तिरंगा पॉइंट कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं, चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, कौन सा, पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल। दूसरा क्या है, लैंडर मॉड्यूल, और लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम है विक्रम। तो लैंडर अगर पूछे लैंडर क्या नाम रखा गया तो उसका नाम विक्रम रखा गया। तीसरा क्या है, रोवर प्रज्ञान। तो तीसरा क्या है, रोवर प्रज्ञान, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं, 17 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल उससे अलग होकर लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडिंग से पूर्व 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली कक्षा में प्रवेश किया और लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी गति कम की गई। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर अपनी बाधाओं के लिए चंद्रमा की सतह पर जांच की और एक स्थान पर निश्चित हो जाने के बाद लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की, जो धीरे धीरे जा रहा था, देख रहे थे हम सब। अब यहाँ लिखा गया है, लैंडर के पश्चात सौर पैनल पर द्वारा संचालित 6 पहियों वाला रोवर, याद रखिएगा जो नीचे 6 पहियों वाला रोवर चल रहा था, वो ऐसा रोवर बना था ना, उस पर चल रहा था, उसका नाम था प्रज्ञान। ने लैंडर से बाहर निकलकर, जो प्रज्ञान है तो वो पूरा लैंडर जो था पूरा, उससे ये रोवर बाहर निकला, ठीक है। ये जो 6 पहिया वाला ये बाहर निकला, और ये जो पूरा था ये क्या था, विक्रम लैंडर। तो लैंडर का नाम पूरा क्या था, विक्रम, और वो जो पहिया वाला ये था, ये इसका नाम प्रज्ञान। तो प्रज्ञान ने लैंडर से बाहर निकल चहलकदमी शुरू कर दी। चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस 14 पृथ्वी दिवस के लिए डिजाइन किया गया था। इस अवधि में चंद्रमा की सतह के ऊपर नीचे तापमान की जानकारियों को संप्रेषण के साथ साथ सल्फर, ऑक्सीजन सहित कई रासायनिक तत्वों की पुष्टि रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई। अब देखिए, ये सब ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल याद रख लीजिए बस। 30 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सूर्य का प्रकाश कम होना शुरू हुआ। चंद्रमा की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तो 80 मिलीमीटर के नीचे -10 डिग्री होने की जानकारी भी प्रज्ञान ने प्रेषित की। इससे चंद्रमा की सतह के नीचे पानी उपलब्ध होने की संभावना तीव्र हो गई। पृथ्वी के 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की रात की स्थिति में आ गया। उस समय वहाँ तापमान -133 डिग्री सेल्सियस लगभग था। सोचिए कितना भयानक तापमान था। अब देखिए यहाँ पर इसरो के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को और लैंडर विक्रम को 4 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 22 सितंबर को सूर्योदय के बाद एक बार फिर लैंडर और रोवर सक्रिय हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस तरह कहा जा सकता है कि चंद्रयान 3 मिशन अपने उद्देश्य को पूर्णतः सफल रहा, लेकिन लैंडर और रोवर को पुनः सक्रिय होने की संभावना अधूरी रही। मतलब जो ये जब वहाँ पर ठंडी बढ़ गई तो ये सब वैज्ञानिकों ने इसको क्या कर दिया, स्लीप मोड में डाल दिया। लेकिन सोचें जब ये अब दोबारा सूर्य उगा, सोचें इसको फिर ऑन किया जाए, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा सही, हमारा उद्देश्य तो सफल हुआ, मतलब थोड़ा सा तो कमी रहेगी, उतना नहीं देखा जाता, मतलब हम सफल ही हो गए, ठीक है। तो चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल ही रहा, ठीक है। थोड़ा और इसने डाटा भी भेजा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चंद्रयान 3 हमारा सफल रहा। अब देखिए बिहार की जनजाति, बिहार जाति जनगणना के आंकड़े। बिहार में जनवरी 2023 में बीच कराए गए जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 में जारी की गई। तो कब जारी की गई, 2023 को जारी की गई। इस गणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में 82% जनसंख्या जहां बहुसंख्यक हिंदुओं की थी, तो वहीं 18% जनसंख्या अल्पसंख्यकों की थी। अब देखिए यही इतना मैं लाया हूँ, ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। गणना के अनुसार 18% अल्पसंख्यकों को 17.17% संख्या वाले अकेले मुसलमान हैं, जिसमें 18% अल्पसंख्यक थे ना, उसमें 17.7% कौन है, उसमें मुसलमान ही हैं।
जबकि 0.30% सिख ही हैं। तो यहाँ पे सिख ही हैं और ईसाई और बौद्ध ही इसी में शामिल हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा, ये मतलब 0.3% में सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन शामिल हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर आपका सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब जैन शामिल हैं। अब देखिए जाति में कौन है, तो पिछड़ा वर्ग आपका 27% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36 है, अनुसूचित जाति 19 है, अनुसूचित जनजाति 1.6 है, अनारक्षित 15.52%, मतलब जनरल वाले। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। ज़्यादा नहीं है, अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था इसलिए मैं सोचा आज ही करवा देते हैं इसको। जैसे G20 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, इस सबसे क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। ये दोनों को आप, इस टॉपिक दोनों को रट लीजिएगा, चाहे मेरा वीडियो से, चाहे आपके पास बुक हो, कोई भी घटनासार और कहीं से भी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन, और ये जो यूनेस्को वाला था, शांति निकेतन वाला। विश्व की विकसित उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 9 से 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर आगे लिखा गया है, यह सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में के भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। तो याद रखिएगा, इसकी थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का रहा है शिखर सम्मेलन की आयोजन तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों के संचालन हेतु इसकी अध्यक्षता 17वें वाले शिखर सम्मेलन के बाद 1 दिसंबर 2022 को, याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 को 22 से भारत ने संभाली थी। कब से, 1 दिसंबर 2022 से भारत ने संभाली थी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व के जो शीर्ष नेता हैं, जैसे बाइडन हुए और सुनक, ऋषि सुनक हुई, ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं ये आए। तो ये इसमें कौन कौन से थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, तो ये मोदी जी के हाउस पे गए थे, PM हाउस पर पहले ही गए थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ठीक है, याद रखिएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला सिल्वा, इंडोनेशिया के जोको विडोडो, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ये आए और झगड़ा करके चले गए। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक सियोल, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडीज, अब ये चेंज हो गए हैं अर्जेंटीना के, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा शामिल थे। यहाँ देखते हैं क्या करें, यूक्रेन के मुद्दे पर चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य कारणों से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहे तथा रूस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, जो उनके विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया। मैक्सिको का प्रतिनिधित्व भी वहाँ की अर्थव्यवस्था के मंत्री राक्वेल सांचेज ने किया। अब देखिए यहाँ पर समूह में 20वें सदस्य यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, याद रखिएगा उर्सुला वॉन डेर लेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अन्य विशेष आमंत्रित सदस्यों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मतलब ये जो अन्य लोग जो आमंत्रित किए गए थे किसके द्वारा, भारत के द्वारा, कि जैसे कुछ लोग जैसे मेहमान आपके घर आए, तो आपके घर मेहमान आए तो आप
जो बगल में पड़ोसी हैं उन सबको भी आमंत्रित कर लिए कि आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। ठीक है। तो शादी पार्टी में कैसे होता है, बारात आती है तो बगल में और रिश्तेदार में ये सब भी आते हैं ना, तो ये सब वही सब होते हैं, यही सब हैं तो हमारे बगल वाले। अब देखिए यहाँ का मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी, ये सब G20 के सदस्य नहीं है, तब भी ये प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यार्क रुड, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला तिनुबू, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लीसून लुंग, ये चेंज हो गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के अतिरिक्त अफ्रीकी यूनियन, जिसे G20 का 21वां सदस्य बनाया गया, इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया था कि अध्यक्ष अजाली असुमानी, याद रखिएगा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष कौन है, अजाली असुमानी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ये भी बने हैं ना, मोदी जी से गले मिले थे, जैसे ही बने वैसे मोदी जी से गले मिले, थैंक यू दिए मोदी जी को। ठीक है। यूरोपीय संघ EU के पश्चात अफ्रीकी संघ EU G20 के सदस्य के रूप में भारत G20 सदस्य के रूप में शामिल होने वाला दूसरा संघ है। तो पहला संघ कौन था, EU यूरोपियन यूनियन था। अब एक संघ और शामिल हो गया, अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में 55 देश अफ्रीकी संघ में शामिल हैं। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से G20 सदस्यों की संख्या अब G21 हो गई है। ठीक है। तो अब G21 हो गई है। अब 20 ओवर का मैच नहीं खेलेंगे, 21 ओवर का मैच खेलेंगे सब। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, याद रखिए विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा, विश्व व्यापार WTO के महानिदेशक नागोंजी ओकांजा-इवेला भी सम्मेलन में भाग लेने वाले में शामिल थे। तो ये सब याद रखिएगा। अजय बंगा अध्यक्ष, विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा, WTO के महानिदेशक नागोंजी ओकांजा शामिल थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। ये नहीं पूछ सकता सब, इनका नाम भी पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है। सम्मेलन एक साथ बुलाते हुए जलवायु की निगरानी के लिए G20 उपग्रह, याद रखिएगा G20 उपग्रह, मोदी जी ने कहा कि जब G20 देश बन गए हैं कई ऊँचे, तो G20 एक उपग्रह लॉन्च किया जाए ताकि मौसम के बारे में सभी को जानकारी दे। प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने रखा G20 उपग्रह का। इससे प्राप्त जलवायु और मौसम संबंधी आंकड़े सभी देशों विशेषता ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने के बाद उन्होंने कही तथा सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे आपसे मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं शाम को भी वीडियो डाल दिया करूँगा, लेकिन मेरे पास इतना टाइम की कमी है। मतलब मैं किसी दिन बताऊँगा मेरे पास कितना टाइम है, तो आप भी सोचेंगे सर के पास बहुत ही कम समय है। तो मेरे पास मैं तब भी आपके लिए वीडियो सोचता हूँ डालूँगा, लेकिन मैं डाल नहीं पाता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया कि एक ही बार में मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है। तो लगभग आपका 40 पेज तक आज मैंने घटनासार देखेंगे ख़त्म कर दिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है। G20 शिखर सम्मेलन एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा निर्धन और विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाने के भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 देशों में मंजूरी प्रदान की। ठीक है, याद रखिएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक MDB, याद रखिएगा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की MDB के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात विकास के इस भारतीय एजेंडे में शामिल है। मतलब यही है। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। बड़ी कंपनियों द्वारा विभिन्न देशों में किए गए व्यापार में करों में विवेकीकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं चोरी कर लेती हैं टैक्स की, उसके लिए कहा गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने के सभी देशों ने सहमति में सम्मेलन में दी।
इस दिशा में शीघ्र ही कार्य शुरू किया जाएगा। ये तो सही था। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घोषणा पत्र में 83 बिंदुओं पर निर्विरोध सभी सदस्य देशों ने स्वीकार किया। कितनी बिंदुओं पर? 83 बिंदुओं को। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा बताते हुए आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा इसमें की गई। ठीक है, आतंकवाद को एकदम गंभीर खतरा बताया गया। अब यहाँ लिखा है जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने और ईंधन के रूप में कोयले के प्रयोग में कमी लाने की दिशा में तेज करने के प्रयास की बात दिल्ली घोषणा पत्र में कही गई। तो क्या बनाया गया? सम्मेलन में अलग एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? तो G20 में बनाया गया एक कमेटी, ठीक है, कार्यक्रम बनाने की अलायंस है जिसकी घोषणा की गई है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाए जिसमें शुद्ध ईंधन को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ देखते हैं अमेरिका, ब्राज़ील, इटली, संयुक्त अरब अमीरात व बांग्लादेश आदि इस पहल में भारत के साथ रहे। सम्मेलन में अलग एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, याद रखिएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के जवाब में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि IMC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, याद रखिएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। अब यहाँ लिखा गया है निर्माण की घोषणा अलग से एक बैठक में की गई। इस कॉरिडोर के द्वारा भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, यूरोप के बीच निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। किसके द्वारा? जैसे ये भारत है तो ये भारत से जब कोई सामान गया फिर कहाँ पे पहुँचेगा? ये आपका UAE में, तो UAE इधर ऐसे अरब पेनिनसुला, UAE से सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब से इधर उधर इजराइल का भी नक्शा देखे होंगे, न्यूज़ में ही है, तो इधर जॉर्डन में, जॉर्डन से डायरेक्ट इजराइल जाएगा, जॉर्डन से इजराइल जाएगा, तुर्की नहीं जाएगा, याद रखिएगा, तुर्की नहीं जाएगा। तुर्की G20 का सदस्य है लेकिन इसको नहीं शामिल किया गया। जॉर्डन के बाद इजराइल में, इजराइल के बाद यूरोप में समुद्र के रास्ते, मेडिटेरियन की सी के रास्ते चला जाएगा, तो निकट भविष्य में व्यापार सरल हो जाएगा। 10 सितंबर को सम्मेलन में समापन के पूर्व सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अब यहाँ देखते हैं सम्मेलन के समापन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 अध्यक्ष का प्रतीक गोविल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को सौंपा। तो पूछ सकते हैं G20 का प्रतीक अध्यक्ष क्या है? प्रतीक क्या है? तो प्रतीक है गोविल, ब्राज़ील का। अब 19वां अध्यक्ष कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। कहाँ करेगा? अपना यहाँ तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील का बहुत मेन इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, तो जैसे हमारा मुंबई है ना, वैसे हमने तो अपने राजधानी में किया, इन्होंने ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? रियो डी जनेरियो में 2024 में होगा। ठीक है, अगला G20, अब तो G21 ही होना चाहिए, शायद एक लोग और शामिल हो गए। अब देखिए क्या होता आगे। 1 दिसंबर 2023 को औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास। अब यहाँ देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और वैश्विक कूटनीति में भारत की क्षमता एवं प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मत विकसित करने को भारत की बहुत बड़ी सफलता। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो इतना रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था और कुछ गुट अलग थे, तब भी ये नई दिल्ली घोषणा पत्र सामने आ गया। नहीं तो नई दिल्ली घोषणा पत्र सामने न आता। सबकी मतलब ओवरव्यू, मतलब सबका सोचने का तरीका अलग रहता और सब उसमें वो हो ही नहीं पाता। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत है कि
आपका नई दिल्ली घोषणा पत्र आ गया। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत हैं, उनकी टीम सघन प्रयास भी इसके लिए प्रशंसनीय है। तो इस G20 के शेरपा पूछ सकते हैं, कौन है? अमिताभ कांत। अब देखिए ये वाला मेंबर है, ये हमने ये लिया है। तो कनाडा है, यूएस है, मेक्सिको है। मेक्सिको के प्रधानमंत्री नहीं आए थे, ठीक है, तो यहाँ के अर्थशास्त्र मंत्री गए थे। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका है। तो पूरे अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका था, अब यूरोपियन यूनियन हो गया ये पूरा। ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडोनेशिया भी है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, जापान है, चाइना, रसिया, इंडिया तो है ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया द यूरोपियन यूनियन इज आल्सो ए मेंबर। ये पूरा पढ़ेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 19 हो गए, तो ये आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, तो 20 हो गए। यहाँ लिखा गया है 55 देशों के समूह अफ्रीकी संघ का सर्वसम्मत सदस्य होना भारत के लिए बड़े, ये तो पता ही है, अफ्रीका बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अफ्रीकी संघ के सदस्य के 50 G20 की संख्या मतलब सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। अब इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, ये मतलब जितना भी मैं बताया वहाँ ऊपर वही लिखा गया है, ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं लिखा गया है। अब देखिए कॉरिडोर के बारे में क्या है, IMEC के बारे में। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार हेतु भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर एक कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC नाम की इस परियोजना में रेल लाइनों, सड़कों, बंदरगाहों का नेटवर्क होगा, जिनके द्वारा आयात निर्यात में सुगमता होगी। यहाँ पर क्या है, भारत व अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल हैं। अब देखिए महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन 2013, ठीक, तो याद रखिएगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, 13 कर दिया, 23 है, ठीक है, 13 बार निकलता है, 2023। देश के संसद में नए भवन में स्थानांतरण, मतलब जैसे ही नए भवन में गए थे वैसे ही क्या हुआ, ये बिल पेश किया गया। 18 से 22 सितंबर 2023 के बीच बुलाए गए विशेष सत्र, न्यूज़ वाले कह रहे थे ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा, तो कोई कितना कितना न्यूज़ निकाले थे, लेकिन मोदी जी ने सबको झूठ करके कुछ और हिला दिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम विशेष सत्र जो बुलाया गया था, से पहले ही सत्र में इतिहास रचते हुए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति बंधन विधेयक, याद रखिएगा यही पूछ सकता है इस विधेयक का नाम क्या है, जिसे का नाम क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। कितने परसेंट आरक्षण की बात की गई, 33% पारित किया गया। अब देखिए ऐसे में कुल सदस्य 543, मौजूदा सदन में महिलाएं कितनी हैं, 82 है। तो पूछ सकता है, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है तो महिला के लेकर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मौजूदा समय में कितनी महिलाएं हैं, 82 महिलाएं हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तब कितना हो जाएंगी, 181 महिलाएं हो जाएंगी। कितना, 181 महिलाएं हो जाएंगी। यह विधेयक मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा, 128वां था, तथा अधिनियम पारित होने के पश्चात 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। कौन सा, 106वां बना, ठीक है, याद रखिएगा, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। अनुच्छेद के 330 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटों पहले ही इन दो वर्गों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। इन आरक्षित सीटों में SC ST महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए नियम के तहत स्वतः ही आरक्षित रहेगी, पहले से जो आरक्षित है वो रहेंगी।
ये नहीं कि वो हट जाएंगे। 454, ठीक है, तो 2 लोग अपोज में थे। मतों में के भारी बहुमत से लोकसभा ने इसे 20 सितंबर 2023 को पारित किया। असरुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने इसका विरोध किया। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अगले दिन ही 21 सितंबर को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। अब यहाँ देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे कि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने का अनुमोदन 19 सितंबर को प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रपति जी ने 19 सितंबर को अनुमोदन दिया अपना। इसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया और 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। तो क्या क्या याद रखेंगे? 106 अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, याद रखिएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। राज्यसभा में 214 सदस्यों में से 21 सितंबर विधेयक पक्ष में मत दिया। तो यहाँ पर सभी ने कहा सही है, सही है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों के पारित होने के पश्चात संसद के विशेष सत्र को एक दिन पूर्व ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब जो विशेष सत्र था, जब ये इन सबका काम हो गया, कहीं अब क्या कल आएँ, आज ही स्थगित कर देते हैं। ये सब थोड़ा आलस्य में आ गए, कहते नहीं चलते हैं अब क्या, एक दिन तो ये सब, ठीक है। तो याद रखिएगा 106वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात ही लागू होगा। जब नया परिसीमन होगा, फिर से होगा कि कहाँ कितनी जनसंख्या है, कहाँ कितनी सीट देनी चाहिए, और इसके बाद नई जनगणना जब होगी तभी इसको लागू किया जाएगा। बना दिए हैं, बस टॉफ़ी पकड़ा दिए, खाना नहीं है। अधिनियम के लागू होने की स्थिति में लोकसभा में 543 सीटों में से 181 तथा राज्य विधानसभाओं में कुल 4123, ठीक है, 4123 सीटों में से 1374 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। जब ये लागू हो जाएगा तो 543 सीटों में से 181 महिला ले जाएंगी और 4123 में से 1374 सीटें महिलाओं के लिए विधानसभा में होगा। राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा तथा केंद्र शासित जो प्रदेश है पुदुचेरी विधानसभा, ठीक है, तो पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण लागू नहीं होगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में संवैधानिक व्यवस्था का 3 श्रेणियों में संसद द्वारा लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। सामान्य श्रेणी, SC ST, और इन तीनों श्रेणियों के लिए महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान नए पारित संविधान के अधिनियम में किया गया है। चलिए, यहाँ लिखा गया है, इस प्रकार लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित 131 सीटों की 1/3 सीटें इन्हीं वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नए परिसीमन में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। तो ये भी बता दिया गया है, यह कब कितने वर्ष के लिए है, सिर्फ 15 वर्ष के लिए है। पूरा मत समझिएगा कि ये 100 साल के लिए है। अब देखते हैं कब तक रहता है, पहले तो आ तो जाए। यहाँ पे लिखा गया है, इसके बाद समीक्षा के इसके बाद क्या करेंगे, यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने पर विचार करेंगे। अगर होगा विचार तो करेंगे, नहीं तो फिर हटा ही देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI तकनीक आधारित गजराज प्रणाली किया गया। तो ये क्या है जानते हैं? जैसे पटरी है, यहाँ से हाथी आ रही, अगर पैर हाथी इसी पटरी पे अपना रख दी ना, तो यहाँ पर जो ड्राइवर चला रहा है ट्रेन, उसको पता चल जाएगा कि पटरी पे हाथी ने पैर रखा है, तो वो स्लो कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, वो अपना बचाव कर देगा। मतलब हाथी का बचाव करेगा, मारेगा नहीं, मतलब ये कि ट्रेन चालू कर दे।
हाल ही में रेल पटरियों हाथियों की मौत को रोकने के लिए एआई आधारित गजराज प्रणाली, तो क्या है याद रखिएगा, गजराज प्रणाली, रेलवे ने शुरू किया है गजराज प्रणाली, घोषणा की। यह प्रणाली असम में हाथी जाते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में लगाई जाएगी। जब कोई हाथी ट्रैक पर पैर रखता है तो सिंगल सिस्टम ट्रेन नियंत्रक, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ड्राइवर और अन्य हितधारकों को अलर्ट उत्पन्न करता है, जो आसन्न खतरे को मापकर एहतियाती कदम उठाने का मौका देती है। वही हम करें ना, अगर कोई हाथी है इस पर पैर रखेगा ट्रेन पे, तो इन सबको पता चल जाएगा, स्टेशन मास्टर, ट्रेन नियंत्रक, ये सबको। बस इतना ही था। तो आज के लिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है कि किस तरह से आपको समझाएं ताकि आपको याद हो जाए ना, थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक किया करिए, आप सब लाइक नहीं करते और वो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आप सबको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों में अपने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।